मोदी की महाविजय की कहानी। गुजरात के गांधीनगर से दिल्ली तक का नरेंद्र मोदी का सफ़र आसान नहीं रहा है। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की, साथ ही तकनीक का भी सही इस्तेमाल किया। हालांकि दंगों के दाग ने लोकसभा चुनाव में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन मोदी ने न तो दंगों की चर्चा की, न ही जाति और सांप्रदायिक की। उन्होंने विकास को अपने प्रचार का सबसे बड़ा हथियार बनाया, लोगों की समस्याओं को समझा और उनकी चर्चा की। और विरोधियों के लाख हमलों और अपराधों के बावजूद उन्होंने विजय श्री का वर्णन किया। आखिर ऐसा क्या खास है चाय वाले नरेंद्र मोदी में, जो वे प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच गए। आइए जानते हैं लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी कहानी। लक्ष्य पर निगाह। जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, तब किसी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी वे भाजपा को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे। मगर उन्होंने पीएम उम्मीदवारी को अपना लक्ष्य बनाया और महाभारत के अर्जुन की तरह लक्ष्य साधन के लिए निकल पड़े। यूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक करते हुए देश को करीब से जाना समझा, लेकिन लोकसभा चुनाव के संग्राम में उन्होंने अपने उत्साह का रथ देश के चारों कोनों में दौड़ाया और लक्ष्य पूरा होने के बाद भी नहीं थमे। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद नया लक्ष्य और नई चुनौतियां भी उनका इंतजार कर रही है। यदि उनमें वे खरा उतरते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आने वाले समय में उनकी राहें और सामना हो जाएगी। आत्मविश्वास। नरेंद्र मोदी में गजब का आत्मविश्वास है, जो उनकी चाल और चेहरे पर साफ दिखाई देता है। जब भी कोई उन पर आरोप लगाता है या हमला करता है तो वे तनिक भी विचलित नहीं दिखाई देते हैं। हालांकि उन पर अति आत्मविश्वासी होने के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा है, उससे इस बात की पूरी तरह पुष्टि होती है। मोदी ने अपने इसी आत्मविश्वास के बल पर अपने विचारों को सफलतापूर्वक गुजरात के लोगों तक पहुंचाया और वे गुजरात के 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों में भरोसा, विश्वास और आशा जगाने में सफल रहे। अब वही मोदी 125 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं, वह भी पूरे विश्वास के साथ। कठोर परिश्रम। इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी कठोर परिश्रमी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे सिर्फ 4 घंटे आराम करते हैं और 20 घंटे काम करते हैं। मोदी सुबह 5 बजे उठते ही सभी समाचारों की क्लिपिंग देख लेते हैं। इसके बाद ही उनका दिन शुरू होता है, अर्थात अखबार आने से पहले ही वे विभिन्न माध्यमों से खुद को अपडेट कर लेते हैं। चुनाव प्रचार के बाद वे गुजरात के अधिकारियों से भी वे राज्य की चर्चा करना नहीं भूलते। मोदी ने पूरे देश में धुआंधार प्रचार किया। पार्टी के मुताबिक नरेंद्र मोदी अब तक देश भर में 3 लाख किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर एक तरह का रिकॉर्ड बना चुके हैं और प्रचार के परंपरागत और नए तौर तरीकों के मिले जुले स्वरूप के साथ 5,827 कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं। भाजपा ने इसे भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा जनसंपर्क बताया है, जिसमें मोदी पिछले 15 सितंबर से 25 राज्यों में 437 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। पार्टी का दावा है कि नरेंद्र मोदी ने विभिन्न तरीकों से करीब 10 करोड़ लोगों से संपर्क किया है। सही रणनीति। यदि रणनीति सही नहीं हो तो कठोर परिश्रम पर भी पानी फिर जाता है। अतः रणनीति तौर पर भी नरेंद्र मोदी ने कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अमित शाह को चुनाव से सबसे पहले ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया। परिणाम बताता है कि इस काम को शाह ने बखूबी अंजाम दिया। स्मृति ईरानी को अमेठी भेजकर उन्होंने राहुल समेत पूरे गांधी परिवार की उनके ही गढ़ में घेराबंद कर दी। ज़्यादातर सभाएं भी उन्होंने उन्हीं स्थानों पर ली जहां भाजपा कमजोर दिख रही थी।
दूरदर्शिता। प्रधानमंत्री पद के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही तो यह कमाल है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही वे 21 राज्यों में 38 रैलियों को संबोधित कर चुके थे। मोदी ने 26 मार्च को उधमपुर में जनसभा के साथ भारत विजय रैलियों की शुरुआत की। यही बात गुजरात चुनाव के समय भी देखने को मिली थी। जब तक कांग्रेस ने वहां प्रचार की शुरुआत की थी, तब तक नरेंद्र मोदी अपने संवंदावन उपवास के माध्यम से पूरे गुजरात के लोगों से संपर्क कर चुके थे। दूरदर्शी नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया। तकनीकी का सही इस्तेमाल। इस पूरे लोकसभा चुनाव में यदि किसी नेता या पार्टी ने तकनीकी का सही इस्तेमाल किया है तो वे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा। सोशल मीडिया के मंच का उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया और पूरे देश और दुनिया में अपने समर्थकों की एक बड़ी फौज खड़ी कर ली। तकनीकी के सहारे ही भी चुनाव सभा के दौरान लगातार अपडेट रहते थे। सभा से पहले संबंधित इलाकों की पूरी जानकारी उनके पास होती थी और उसी के अनुरूप वे लोगों के सामने अपनी बातें रखते थे। यह तकनीकी का कमाल नहीं तो और क्या है कि मोदी ने करीब 1350 3D रैलियों की और 4000 के लगभग चाय पे चर्चा कार्यक्रम किए। इनके माध्यम से वे दूर दराज में बैठे लोगों से सीधे जुड़े और अपनी बात उन तक पहुंचाई। सकारात्मक सोच। नरेंद्र मोदी पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान नकारात्मक प्रचार से दूर रहे। विरोधियों ने भले ही गुजरात दंगों को लेकर उन पर निशाना साधा हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर 84 के दंगों को लेकर ज़्यादा हमला नहीं किया। टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू में भी विदेश नीति से जुड़े एक सवाल पर कुछ भी कहने के बजाय उन्होंने कहा कि चूंकि वे सरकार में नहीं हैं, इसलिए इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं रख सकते। साथ ही भारत में चुनाव, महंगाई, भ्रष्टाचार, गैस रसोई आदि मुद्दों पर लड़े जाते हैं, न कि विदेश नीति पर। गौरतलब है कि पिछले 2 चुनावों में लालकृष्ण आडवाणी ने मनमोहन को कमजोर प्रधानमंत्री बताकर बार बार निराश साधा था, लेकिन मोदी ने इस बात से दूर ही रहे। उन्होंने पूरे समय केंद्र सरकार की नाकामियों की ही चर्चा की। मजबूत इरादे। यह मोदी के आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि वे लोकसभा चुनाव के दौरान लिए गए फैसलों से डिगे नहीं, पूरी मजबूती के साथ उन पर अड़े रहे। चाहे वह वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने का मामला हो या फिर मुरली मनोहर जोशी की सीट बनारस से बदलकर कानपुर करने का। इन मामलों में उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। टिकट बांटने में पूरी सतर्कता बरती गई। साथ ही सभी विरोधों को दरकिनार करते हुए जो उम्मीदवार उनको अच्छा लगा उनको ही टिकट दिया। हिंदूवादी छवि। भले ही मोदी ने हिंदू मुस्लिम मुद्दे का एक बार भी जिक्र नहीं किया, लेकिन जो उनकी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की है, उससे निश्चित ही पूरे देश में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसका उन्हें सीधे सीधे फायदा मिला। हालांकि अयोध्या में उनकी सभा के दौरान मंच पर श्री राम और राम मंदिर का चित्र विवाद का कारण जरूर बना। गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक फायदा अगर किसी चीज का मिला तो वह है उनका गुजरात का ट्रैक रिकॉर्ड। चुनाव के दौरान भी उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को सामने रखा और लोगों को भरोसा दिलाया कि जब गुजरात विकास कर सकता है तो और आपका राज्य क्यों नहीं। उन्होंने बनारस में गुजरात की साबरमती नदी का हवाला देते हुए कहा था कि मैं साबरमती से ज़्यादा गंगा को उजला बना दूंगा। पवित्र गंगा न सिर्फ बनारस के लोगों की भावना से जुड़ी है, बल्कि करोड़ों देशवासियों की आस्था का भी केंद्र है। आरोप प्रत्यारोप में उलझे बिना वे मतदाताओं को अपनी बात समझाने में सफल रहे, जिसका फायदा उन्हें मतदान बूथ पर मिला।
तो दोस्तों, आपको यह नरेंद्र मोदी की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।